हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज है उसमें ये 4th वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो वैदिक काल था और कुछ हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे वो जो डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहली 3 वीडियो भी आप एक बार जा करके देख लें। आगे आज हम देख लेते हैं वैदिक काल के बारे में। हमने कुछ डिस्कस किया था, कहाँ से उसके अवशेष मिले हैं और कुछ किसका जिस तरह से कहाँ पे हमें जो प्राचीन सभ्यता उसका वर्णन मिलता है, कहाँ कहाँ से अवशेष मिले, ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। उसी से रिलेटेड वैदिक काल के कुछ धार्मिक परिदृश्य हैं, एक बार वो देख लीजिए आप। धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जो वैदिक सभ्यता हमारी वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप सबको पता होगा। हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और उसमें हिंदू धर्म का जो मोस्टली वर्णन किया गया है, हिंदू सभ्यता का प्रतीक है हमारी वैदिक सभ्यता। और अगर ये पूछ लिया जाए वैदिक सभ्यता के की जो स्थापना थी किसने की थी, आर्यों ने की थी वो। ठीक है, आर्यों ने स्थापना की थी। वो बाहर से आए थे आर्य भारत में और आकर के उन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। वैदिक सभ्यता जो है हिंदू धर्म का प्रतीक है। जो ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण बेस पर आधारित है। और जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, ये नेशनल जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं भाई कि जो हड़प्पा सभ्यता का कारण तो आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा कई बार कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, बाढ़ था। कुछ क्या मानते हैं कि जो आर्य थे वो बाहर से आकर के हड़प्पा सभ्यता वासियों पर उन्होंने आक्रमण किया, उनकी सभ्यता को समाप्त करके फिर वो क्या किया था, उन्होंने अपनी वैदिक सभ्यता स्थापित की थी। पक्का तो इसमें है नहीं, जो मेन कारण है वो तो बाढ़ को ही माना गया है। पर अगर एक बात है भाई, अगर ऐसा होता तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, पक्के घर वहाँ पे हुआ करते थे, वो जो है वैदिक काल से ज़्यादा उसमें डेवलप्ड थे पर्सन। अगर ऐसा होता तो ऐसा तो नहीं था कि आर्य आकर के हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों पे आक्रमण करते, फिर आके वो झोपड़ियों पे रहते। जबकि हड़प्पा के लोग थे जो वो आप लोगों ने देखा होगा अवशेष मिले हैं पक्के घरों के। तो इस तरह का जो ये है झूठा सा ही दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के ये बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके विनाश का कारण क्या था। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ था। आंसर में आपको बाढ़ ही लगाना है। आइए अब देख लेते हैं, वैदिक काल को शुरू करते हैं हम थोड़ा सा और इसके बारे में बचा हुआ है हमारा। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का आगमन आर्यंस से हुआ है। आर्यंस जो आर्य हैं वहाँ से हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस काल में महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यों का वर्णन भी मिलता है। वैदिक काल में जो महाभारत और रामायण है उनका वर्णन मिलता है कि उस टाइम पे घटित हुए थे। आर्यंस के प्रारंभिक वंश को पुरुवंश कहते हैं। जो आर्यों का पहला वंश था उसको क्या कहते हैं, पुरुवंश कहते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था पुरुवंश। फिर पुरुओं का जो है कुरुओं के साथ उनकी संधि हो जाती है, फिर ये पुरुवंश कुरुवंश बन जाता है। इस तरह से कुषाणों के साथ जो उनकी संधि के बाद ये देख लीजिए एक बार और। इसके संस्थापक मन्नु का प्रपोत्र था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मन्नु के कितने पुत्र थे। उसके बाद उनके पुत्रों में से जो आए थे याति, जो जिन्होंने क्या किया था, पुरुवंश की स्थापना की थी। भारत का जो नाम है इसी वंश के सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। फिर इसी वंश के शासक राजा सुदास पुरोहित वशिष्ठ और 10 राजाओं संघ पुरोहित विश्वामित्र के बीच रावी नदी पर दासराज का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था, सुदास राजा जीत गया था। दासराज का जो दासराज का 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था कौन सी नदी पर हुआ था, रावी नदी पर हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सुदास जो पुरोहित वशिष्ठ थे, राजा सुदास, उसके साथ हुआ था संघ राजाओं का जो युद्ध हुआ था। और उसमें किसकी जीत हुई थी, राजा सुदास की जीत हुई थी। मेनली इससे यही पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी पर हुआ था, रावी नदी पर जो है ये युद्ध हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सवर्ण था। कालांतर में पुरु व अन्य वंश पांचाल में संधि हुई, जिसके फलस्वरूप कुरुओं का जन्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पुरुवंश और जो अन्य वंश थे उनके बीच में संधि हुई और उसके बाद क्या हो गया, पुरुवंश क्या बन गया, कुरुवंश बन गया। अब आ जाते हैं कुरु शासन काल में। कुरुवंश के ही कौरव व पांडव के मध्य जो है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। इसे देखिए, ये भी पूछ लिया जाए अगर कौरव और पांडव थे जो कौन से वंश के थे, कुरुवंश के, और कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो 18 दिन तक चला था। ठीक है, और जिसमें किसकी विजय हुई थी, पांडवों की उसमें विजय हुई थी। ठीक है, और क्या हुआ था, महाभारत के युद्ध के दौरान जो है 18 दिन तक ये युद्ध चला था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था,
ज्योतिसर नाम की जगह पे, कुरुक्षेत्र में जो है ज्योतिसर नाम की जगह, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे क्या दिया था इन्होंने, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी जगह पे गीता का उपदेश दिया गया है, ज्योतिसर। ठीक है, ज्योतिसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कितने दिन तक चला था हमारा जो 18 दिन तक युद्ध चला था। और महाकाव्य जो महाभारत है उसमें कितने वो हैं खंड, जो कह सकते हैं आप पर्व कहते हैं उनको, 18 वो पर्व हैं, और 18 दिन तक युद्ध चला था। ये दोनों बातें सेम है तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वैदिक काल के और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रही है, सारी चीज़ें देखिए भाई। वैदिक वेदों की भाषा जो है वो कठिन संस्कृत है। ठीक है, क्या भाषा, वेदों की संस्कृत है, और वो संस्कृत बहुत ज़्यादा कठिन थी, तो उसको समझ पाना जो था इतना आसान नहीं था। उनको पढ़ पाना, जो बड़े बड़े विद्वान होते थे जो संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते थे वही उनको पढ़ पाते थे। इसलिए उनको पढ़ने के लिए क्या बनाया गया, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। जैसे ऋग्वेद जो हमारा है, ऋग्वेद में क्या मिलता है एक बार तो ये देखिए, ऋग्वेद में धर्म का ज्ञान मिलता है। सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड है हमारा, और इसमें जो सारे गा मा पा धा नि सा 7 जो संगीत के स्वर हैं वो कौन से वेद में मिलते हैं, सामवेद में। और धर्म का ज्ञान मिलता है ऋग्वेद में। यजुर्वेद जो है हमारा, उसमें यज्ञ की विधियाँ बताई गई हैं, और जादू टोना से रिलेटेड जो है वो हमारा वशीकरण, जादू टोना, ये अंधविश्वास, जो सारी चीज़ें ये हमारी अथर्ववेद में मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेदों की भाषा कठिन संस्कृत थी, इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। और ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए ऋग्वेद का कौन सा है, ऐत्रेय व कौस्थ की जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण, सामवेद के पंचवी और जो पंचविश ब्राह्मण है वो, और गोपथ जो है वो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है स्टूडेंट, अभी अथर्ववेद की बात चल रही है तो एक और पॉइंट मेरे को यहाँ याद आ जाता है। कई साल पहले जो है अथर्ववेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि जो कन्या जन्म है उसकी निंदा करता है। अथर्ववेद जो हमारा कन्या जन्म की निंदा करता है, और ये पॉइंट जो हमारा बच्चों लूसेंट की बुक में भी दिया गया है कि अथर्ववेद कन्या जन्म की निंदा करता है, पर ऐसा अथर्ववेद में कहीं भी नहीं है। ये बात वेरीफाई अभी तो हो चुकी है, शायद नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना आए। अगर फिर से भी कभी भी कोई रिपीट करे तो ऐसा नहीं होता है, और इसका आंसर जो अथर्ववेद HSSC के अकॉर्डिंग दिया गया था, पर यह पॉइंट सरासर गलत है। अथर्ववेद ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि कन्या जन्म की निंदा जो वो अथर्ववेद करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत था। गुरु के समीप बैठकर मिलने वाला ज्ञान उपनिषद है। गुरु के समीप बैठकर मिलने वाला ज्ञान अगर मतलब उपनिषद क्या है, गुरु के समीप बैठकर मिलने वाला ज्ञान है। ये कुछ ऐसे मतलब एक एक पॉइंट की लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर सारी थ्योरी पढ़ने बैठ गए तो हमारे फिर तो फरवरी के बाद भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप इनको देख लेना। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और उपनिषद क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर जो मिलने वाला ज्ञान होता है, उपनिषद में ऐसा होता है। ठीक है, अथर्ववेद के अनुसार महाभारत में अभिमन्यु के, अथर्ववेद के अनुसार है ये बातें। देखिए भाई, किसी बुक में कुछ लिखा गया है तो ये वेदों के अनुसार बातें हैं। उस टाइम पे देखने वाला जो प्रत्यक्ष तो ऐसा कोई नहीं है जिसने ये चीज़ें देखी थी और आज हमें बता सके कि ये सच था नहीं था, तो आइडिया लगाए जाते हैं। तो अथर्ववेद में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या है, महाभारत में अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, वो बच गया था। ठीक है, उसके जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहते हैं। मृत्युलोक का देवता एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, किसको कहते हैं, जो परिरक्षित जो है, और वो किसका पुत्र था, अभिमन्यु का, जिसने कुरु राज्य की राजधानी असंध को बनाया था। असंध करनाल में पड़ता है, उसको क्या बनाया था, कुरु राज्य की राजधानी बनाया था ये अभिमन्यु के पुत्र ने। और इसके बाद जन्मेजय जो हैं यहाँ के राजा हुए थे। परीक्षित के बाद कौन हुआ था, जन्मेजय यहाँ का राजा हुआ था। उसने अपने पिता के नाम पर जो सफिद्दो में एक सर्प यज्ञ करवाया था, सर्प दमन में। उस टाइम पे सफिद्दो का नाम होता था सर्प दमन। सफिद्दो जो करनाल में पड़ता है, ये जगह कई बार पूछ ली जाती है कि सर्प दमन का नाम क्या है, या फिर सफिद्दो का प्राचीन नाम क्या है, या फिर ये कहाँ पर जो है पड़ता है, सर्प दमन सफिद्दो में पड़ता है। सर्प दमन में एक सर्प यज्ञ करवाया था इसने, क्योंकि उसके पिता को सांप ने काट लिया था। सांप के जहर जो उनको हो गया था, उससे कुछ मतलब कि किसी ने बोला था कि पहले ये
तो सांप के जहर से जो है उनको कि उनका यज्ञ करवाने से सांप का जहर निकल जाएगा, इस तरह से उन्होंने क्या करवाया था, सर्प यज्ञ करवाया था सफिद्दों में। सर्पदमन प्राचीन नाम है सफिद्दों का। बाद में जन्मेजय जो है राजा का युद्ध ब्राह्मणों के साथ हुआ था, जिसमें जन्मेजय युद्ध में मारा गया था। और फिर वहाँ का राजा कौन बना था, सपनिक बना, जिसने तक्षशिला को राजधानी बनाया। ये थोड़ा क्रम याद कर लेना आप राजाओं का। पहले कौन था, परीक्षित था, अभिमन्यु का पुत्र था। देन फिर कौन आया था, जन्मेजय आया था। और उसके बाद ब्राह्मणों के युद्ध में ये मारा गया था। और कौन आया था, सप्तनिक आया था। और जन्मेजय ने जो सर्प यज्ञ किसने करवाया था, सर्पदमन में जन्मेजय ने किस कारण से करवाता है, उसके पिता को सांप ने जो है काट लिया था, इस कारण कराया था। वैदिक काल में हरियाणा में थानेसर में राजा करण का किला, शुद्ध, यमुनानगर, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र आदि साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा में कौन कौन से वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं, थानेसर में राजा करण का किला मिला है, और यमुनानगर में मिले हैं। दौलतपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये शुद्ध जो है यमुनानगर में पड़ता है। आदि मतलब इस तरह के और भी जो है स्थान वहाँ पे क्या मिले, वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट, राजा कर्ण का किला थानेसर में है, और कर्ण नगरी करनाल। ठीक है, इस राज्य का विस्तार कुरुक्षेत्र तक था। इस भूमि को कुरु जंगल कहते हैं। कुरु वंश का जो विस्तार था कहाँ तक था, कुरुक्षेत्र तक था। और इसको क्या कहा जाता है, कुरु जंगल इस भूमि को कहा जाता है। कहते थे, मतलब प्राचीन काल में कहते थे, इस तरह से पूछ भी लिया जाता है। जो कुरुक्षेत्र था, कुरु वंश का जो राज्य था, उसको क्या कहते हैं, कुरु जंगल कहते थे। धर्म के अनुसार जो अगर हम धर्म के अनुसार माने तो जो हमारी रामायण है वो त्रेता युग में हुए, त्रेया या त्रेता युग में घटित हुई है, और द्वापर युग में महाभारत हुई है। ठीक है, मतलब धर्म के अनुसार अगर माना जाए तो पहले त्रेता युग आया था, उसके बाद फिर क्या आया था, सतयुग के बाद फिर ये त्रेता युग, फिर द्वापर युग आया था। 3 युग ऐसे बोले जाते हैं। तो द्वापर युग में महाभारत हुए है। परंतु जो कार्बन डेटिंग है C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर पुरातत्विक अवशेष हैं उनसे निकाल लें तो महाभारत के होने के प्रमाण पहले मिलते हैं, और रामायण होने के साक्ष्य जो हैं बाद में मिलते हैं। बाकी धार्मिक आधार पर रामायण पहले हुई थी। तो ये अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना इसको, धार्मिक आधार पर पूछे तो रामायण पहले है, कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है महाभारत हमारी पहले घटित हुई थी। और युग इनके हैं, रामायण त्रेता युग में, और जो महाभारत है वो द्वापर युग में घटित हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अन्य साक्ष्य देख लीजिए। कुरुओं की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु कौन से हो गए, जो महाभारत के भी लगा लीजिए और भी राजा हुए इनके बाद, जो महाभारत कालीन राजा थे, और उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली जो भी है वो अभी भी राजधानी दिल्ली है, जब भी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी दिल्ली। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ साक्ष्य मिले हैं जो वो देख लीजिए। पंचवीस ब्राह्मण ने प्रदेश को ब्रह्मवेदी के नाम से संबोधित किया। पंचवीस ब्राह्मण ने हरियाणा प्रदेश को ब्रह्मवेदी के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, ये प्रदेश को मतलब हमारे हरियाणा की बात हो रही है यहाँ। सतपथ ब्राह्मण तथा ऐत्र ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और ये पढ़े थे हमने, क्या थे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो वेद हैं उनका संक्षिप्त रूप लगा लीजिए, या उनकी जो आसान लैंग्वेज में बनाए गए जो ब्राह्मण है वो में इसको क्या कहा गया, इसको कुरु प्रदेश कहा गया है। कुरु वंशज थे यहाँ पे, इसलिए इसको कुरु प्रदेश कहा गया है। ब्रह्मा तथा महाराजा पृथु के नाम पर प्रतदुख नामक तीर्थ स्थान का निर्माण किया गया। ठीक है, ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा हो गए, और महाराजा पृथु के नाम पर जो है प्रतदुख नामक तीर्थ का निर्माण किया गया। और अभी करंट में कहाँ है ये, पेवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, पेवा में पड़ता है, और पेवा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। महाभारत तथा वामन पुराण के अनुसार इसे धरती का युद्ध स्थल माना गया है। किसको, कुरुक्षेत्र को धरती का युद्ध स्थल लगा लीजिए, इसको माना गया है। इस काल के मुख्य यक्ष देख लेते हैं एक बार हम। वैदिक काल के मुख्य यक्ष कौन कौन से थे। एक कपिल यक्ष हो गया जो जींद में है, अब उसको क्या कहते हैं, रामहद्य तीर्थ कहते हैं। दूसरा यक्ष है जो तरंतुक यक्ष, वो भी जींद में ही पड़ता है, हाट गांव में, जींद के हाट गांव में पड़ता है। और ये जो दोनों यक्ष हैं दृश्यदंती नदी के किनारे महाभारत व वामन पुराण में बताए गए हैं कि जो ये दोनों यक्ष हैं कौन कौन से, रामहद्य तीर्थ अभी इसका करंट का जो नाम है जींद में, और पहले इसका नाम था कपिल यक्ष, जींद में है। और तरंतुक ये भी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए जींद, अगर पर्टिकुलर प्लेस तो ये हाट गांव जो है एक सफिद्दों के पास जींद में पड़ता है। ये दोनों यज्ञ दृश्यदंती नदी के किनारे महाभारत व वामन पुराण में बताए गए हैं कि ये दोनों जो हैं दृश्यदंती नदी के किनारे पड़ते थे। सरस्वती नदी के अन्य दो यक्ष
ये दशदंती नदी के यक्ष हो गए। अन्य दो यक्ष देख लीजिए सरस्वती नदी के जो हैं, एक तो है अरंतुक जो पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है और इसको क्या कहते हैं, बहरयुक्ष कहते हैं। दूसरा है करमव्यूह या मकरव्यूह जिसका संचालन युधिष्ठिर ने किया था। ठीक है, करमव्यूह या मकरव्यूह दूसरा यक्ष है। ये भी कहाँ पड़ता होगा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जिसका संचालन किसने किया था, युधिष्ठिर ने किया था। इसके अलावा महाभारत के जो नकुल दिग्विजय हुए रोहतक का वर्णन है। नकुल दिग्विजय जो महाभारत का एक पर्व है, इसमें नकुल दिग्विजय में है क्या है, रोहतक का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जो नकुल है उसने रोहतिका और सरिस्का, रोहतिका देखिए जो अभी करंट में जो रोहतक है, और सरिस्का पहले प्राचीन नाम है भाई इन जगहों के, जो अभी सिरसा है, उसमें क्या किया था, नकुल ने के अभियान का आयोजन किया था। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश नाम से जाना जाता। देखिए बहुत सारे नाम आ गए हैं हरियाणा के, एक बार वीडियो को पॉज करके आप पहले जो नाम आए हैं उनको भी देख सकते हैं। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता है, बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। ठीक है स्टूडेंट्स, महाजनपद काल के दौरान हरियाणा देख लेते हैं। महाजनपद काल के दौरान हरियाणा में क्या क्या कौन कौन से गणराज्य हुए थे, गण थे, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। महाजनपद काल में हरियाणा में कई गणराज्यों का वर्णन मिलता है, जिनमें योद्धा गणराज्य भी है, जिसमें बहुत सारे कबीले होते थे और इन कबीलों के सरदारों के चुनाव होते थे। जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही पहले चुनाव होते थे योद्धा गणराज्य में। हरियाणा में बहुत जगह योद्धा गणराज्य की मोहरें भी मिली हुई हैं। योद्धा गणराज्य को युद्ध प्रेमी कहते हैं। ठीक है, योद्धा गणराज्य की राजधानी जो परकतनाथ बनाई गई। परकतनाथ जो है अभी फिलहाल में क्या नाम है उसका, औरंगाबाद भिवानी में पड़ता है। प्राचीन नाम क्या था उसका, परकतनाथ। बाद में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने जो है योद्धा गणराज्य को मिटा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, योद्धा गणराज्य को किसने मिटाया, कुषाण वंश के जो राजा कनिष्क थे। कुषाण वंश के कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण राजा थे। कई क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, नेशनल जीके में भी बनते हैं इसके क्वेश्चन, हरियाणा जीके में भी आ जाते हैं, किसी में भी लगा के चल लेना आप। तो कहा जाता है कि योद्धा गणराज्यों का जो है कनिष्क ने इसको मिटा दिया था। इसके अलावा योद्धा गण हो गया, ये एक और गणराज्य था अगर गणराज्य। अग्रोहा सुना होगा आपने, तो अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी अग्रोहा, और जिसके बाद राजा जिसको किसने बसाया था, अग्रोहा नगर का श्रेय किसको जाता है, राजा अग्रसेन ने इसको बसाया था अग्रोहा नगर को। ठीक है, देख लीजिए अब योद्धा गणराज्य और जो गणराज्य थे वो कौन कौन से थे इंपोर्टेंट। एक हो गया हमारा योद्धा गण, कुणिद गण, अर्जुनायन गणराज्य और अगर गणराज्य। देखिए योद्धा गणराज्य थे, इसके संस्थापक कौन थे, युधिष्ठिर के पुत्र योद्धा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा, योद्धा गण कहा गया। औरंगाबाद से प्राप्त जो सिक्के मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में, वो क्या माने जाते हैं कि ये योद्धा गणराज्य के हैं। उन पे क्या अंकित है, बहुधान्य अंकित है उन पे, योद्धा गणराज्य के जो सिक्के मिले उन पे। और उनकी लिपि कौन सी है, योद्धा गणराज्य के सिक्कों की ब्राह्मी लिपि। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हुए चलिए साथ साथ आपको, ताकि याद हो जाए। इस गणराज्य की राजधानी प्रकतनाथ या औरंगाबाद भिवानी थी। औरंगाबाद अभी का नाम है, प्राचीन नाम प्रकतनाथ था और भिवानी में ये पड़ता है। युद्धकालीन सांचे खोखराकोट से स्थापित हुए हैं। खोखराकोट रोहतक में पड़ता है। और बाद में युद्धों का कुषाणों से युद्ध हुआ जिसमें राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। एक तो देखिए इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि योद्धा गणराज्य जो हमारा भिवानी में रोहतक में इस तरह के वहाँ के आसपास के एरिया में फैला हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो हैं सांचे वहाँ खोखराकोट में मिलते हैं और सिक्के जो हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं, औरंगाबाद उनकी जो राजधानी थी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है कुणिद गण। कुणिद गण जो है ये अम्बाड़ा के क्षेत्र में फैला हुआ था। अम्बाड़ा पंचकुला यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो है ये कुणिद गणराज्य यमुनानगर हो गया, जैसे ही अम्बाड़ा के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ से मुद्राओं से पता चलता है कि जो कुणिदों ने योद्धों के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर धकेल दिया था। ठीक है, वहाँ से कुछ मुद्राएं प्राप्त होती हैं जिनसे ये अनुमान लगाया गया है कि जो कुणिद और योद्ध थे उन दोनों गणराज्यों के लोगों ने मिलकर क्या किया था, जो कुषाण वंश के लोग थे उनको बाहर फेंक दिया था। ठीक है, कुणिद कालीन सिक्के करनाल और बुढ़िया से प्राप्त हुए हैं। तो अम्बाड़ा लगा लीजिए इससे आप, जो कुणिद गणराज्य था अम्बाड़ा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर हो गया, ये आसपास के जो एरिया थे इनमें फैला हुआ था। और इनके जो सिक्के हैं कहाँ से मिले हैं, वो करनाल व बुढ़िया जो जगाधरी में पड़ता है। बुढ़िया का महल कहाँ है, यमुनानगर में, जगाधरी यमुनानगर में, वहाँ से प्राप्त हुए। उसके बाद आता है अर्जुनायन गणराज्य। इसका विस्तार महेंद्रगढ़ व राजस्थान में फैला हुआ था।
कहाँ फैला हुआ था अर्जुनयन, ये प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस आप ध्यान रखना भाई। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, फिर भी आप साथ साथ भी थोड़ा ध्यान करते चले, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना कि आपको बार बार रिवाइज कराया जाए, समय बहुत कम है हमारे पास। 25 को तो अभी नहीं है, एक्सटेंड हो गया ग्राम सचिव का पेपर, 26-27 को है। कोशिश रहेगी हमारी तब तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हरियाणा जीके के वो आपको करा दिए जाएं। अगर कुछ रह जाता है तो वो भी आप अपने हिसाब से भी कर लेना भाई, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड सा है हमारे पास। इसका विस्तार जो है महेंद्रगढ़ व राजस्थान में फैला हुआ था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख है। कहाँ था अर्जुनयन गणराज्य का? महेंद्रगढ़ में। रेवाड़ी भी इसमें ऐड करिए आप भी, रेवाड़ी में भी था, राजस्थान में जो है ये अर्जुनयन गणराज्य फैला हुआ था। और पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए? पाणिनि। उसमें इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है अर्जुनयन में। 2-3 क्वेश्चन बन गए आपके यहाँ से। अर्जुनयन गण हो गया एक, तो तीसरा गणराज्य जो है और कहाँ फैला था? महेंद्रगढ़ राजस्थान, रेवाड़ी के एरिया में, राजस्थान के कुछ भाग में। और उसके बाद जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, और उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ये भी पूछ लिया जाता है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, कल भी हमने इसका जिक्र किया था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार जिन मुद्राओं पर द्वि शब्द अंकित है, डॉक्टर अल्तेकर ने जो है अर्जुनयन गणराज्य की कुछ मुद्राएं हैं जो उनकी खोज की है, उनको ढूंढा है। खोज तो क्या की इन्होंने बनानी है, पर उनको ढूंढा, खुदाई करवाई है उन प्लेसों की, वहाँ से इनको मिली है। तो जो उस टाइम की जो मुद्राएं हैं अर्जुनयन गणराज्य के टाइम की, द्वि शब्द उन पर अंकित है। और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वह युद्ध व अर्जुनयनों के विलय को दर्शाती है, कि जो युद्ध थे और अर्जुनयन थे उनका मतलब आपस में क्या थे? मिलजुल कर वो रहते थे, उनका आपस में विलय हो गया था। विलय आप समझ सकते हो इस तरह से। अगर गणराज्य, यह हिसार जिले के अग्रोहा व बरवाड़ा से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है। अगर गणराज्य तो राजधानी अग्रोहा थी इसकी। अगर सेन ने इस नगर को बसाया था, और ये किधर है? हिसार जिले के अग्रोहा लगा लीजिए, हिसार जिले के आसपास की जो एरिया है वहाँ लगा लीजिए आप इसको। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी में जो पाणिनि ने लिखी है, और पतंजलि की महाभाष्य बुक जो है पतंजलि के जो पतंजलि ने रचना करी है महाभाष्य की, उसमें मिलता है। अर्जुनयन का जो है अष्टाध्यायी में, और अगर गणराज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में भी मिलता है और महाभाष्य में भी मिलता है। इस गणराज्य का राजा अग्रसेन था, क्योंकि इसकी जो रचना अग्रसेन ने की थी, हमने पीछे भी बताया आपको, तो राजा भी अग्रसेन ही होगा। भारत की जो वैश्य जाति है अग्रवाल, जो अग्रवाल जाति आपने सुना होगा भाई, वो इस नगर को अपना उद्गम स्थान मानती है। अगर गणराज्य के सिक्के अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। अगर गणराज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं, और अग्रोहा ही क्या थी? अगर गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, जो नोट बना के लिखे हुए हैं ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप थोड़ा अलग से देख लीजिए। डॉक्टर अल्तेकर हमने बताया अगर गणराज्य में आपको के अनुसार इन तीनों ने मिलकर एक बार कुषाणों को हराया था, परंतु अंतिम विजय कुषाणों की हुई थी। देखिए यहाँ से पॉइंट आता है कि इन तीनों ने मिलकर, जो ये हमारे गणराज्य कौन से? अगर गणराज्य, अर्जुनायन और योद्धा गणराज्य, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? उनको कुषाणों को हराया था, पर बाद में जो अंतिम विजय थी कुषाणों की हुई थी। ये किसका कहना है? डॉक्टर अल्तेकर का। और अभी पीछे आपने देखा होगा, हमने देखा कि जो कुणिद गणराज्य जो था, कुणिद गणराज्य ने क्या क्या था? कुणिद गणराज्य और योद्धा गणराज्य ने मिलकर क्या किया था? कुषाणों को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट हैं जो अलग अलग जो हमारी पुरातत्विक के मेंबर होते हैं जो निकालते हैं, कुछ भी मतलब आइडिया लगाया जाता है उस टाइम का, शोर तो कुछ भी नहीं है। तो आप ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाए किसके अनुसार कुषाणों को, किस डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार जो है इन तीनों ने उनको हराया जरूर था, पर अंतिम विजय कुषाणों की हुई थी। उसके अलावा महाजनपद के दौरान बौद्ध और जैन साहित्य, हरियाणा में जो हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म था वो भी उस टाइम पे एक्टिव था। कहाँ कहाँ किस तरह से हमें पता चला कि बौद्ध और जैन धर्म था, तो एक बार ये भी लेख जो मिले हैं उस टाइम के वो देख लीजिए आप। बौद्ध साहित्य, इससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध भी हरियाणा में आए थे। दिव्यावदान के अनुसार रोहतक एवं अग्रोहा बौद्ध धर्म के केंद्र थे। दिव्यावदान पुस्तक के अनुसार रोहतक और जो अग्रोहा है वो किसके केंद्र थे? बौद्ध धर्म के केंद्र थे। पपंच सूदनी से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक नगरों की यात्रा की थी। पपंच सूदनी से हमें क्या पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे हरियाणा के अनेक नगरों की उन्होंने क्या करी थी? यात्रा करी थी।
और विनय पिटक के अनुसार प्रसिद्ध वैद्य जीवक हरियाणा के रोहतक से संबंधित है। विनय पिटक के अनुसार जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक हैं हरियाणा के रोहतक से वो संबंधित है। ये एक एक पॉइंट आप याद रखते हुए चले भाई इनको। हरियाणा के रोहतक से विनय पिटक संबंधित है। उसके अलावा मंजी मणिकाय में हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। मंजी मणिकाय जो बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है शायद एक, इसमें हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? बामणवास रोहतक में, नौरंगाबाद भिवानी से हमें क्या मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। इससे भी अनुमान लगाया गया है कि हरियाणा में जो उस टाइम पे बौद्ध धर्म था और महात्मा बुद्ध जो है हरियाणा में की कई स्थलों की उन्होंने यात्रा करी थी। इस चीज़ों से अनुमान लगाया गया है। जैन साहित्य को देख लेते हम। भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्व हरियाणा की धार्मिक सांस्कृतिक जीवन पर मुख्य रूप से रोशनी डालते हैं। ठीक है, जो भद्रबाहु का कल्पसूत्र है और हेमचंद्र का जो परिशिष्ट है उनके अनुसार क्या वर्णन मिलता है उनमें? हरियाणा की जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो जीवन था उनका वर्णन उसमें मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि जो अग्रवा में जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए अग्रवा जो है वहाँ पे बौद्ध धर्म भी था और जैन धर्म भी था, दोनों धर्म के लोग रहते थे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ जैन भिक्षु लोहाचार्य प्रथम सदी के विद्वान माने जाते हैं। जैन भिक्षु जो लोहाचार्य हैं प्रथम सदी के क्या माने जाते हैं? वो विद्वान माने जाते हैं। जो जैन मूर्तियाँ हैं हाशी व सनीला से प्राप्त हुई है। ठीक है, और बौद्ध मूर्तियाँ कहाँ से हुई हैं? बामणमास रोहतक और नौरंगाबाद भिवानी से। जैन मूर्तियाँ हासी हिसार में पड़ता है और सनीला जो है भिवानी में पड़ता है। और हांसी को एक पुलिस जिला भी बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है पुलिस जिला बन गया तो जिला भी इसको बनाया ही जाएगा। शायद अगला जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा हरियाणा में हांसी हो सकता है। ये देखिए एस्टिमेटेड है क्योंकि पुलिस जिला बना है तो भाई उसको जिला भी बनाया जाएगा। तो पहला जो पुलिस जिला एक जो है, जो जिला नहीं है, ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो पुलिस जिला है पर जिला नहीं है, तो हांसी और हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस तरह से जो ये प्लेस के नाम आ रहे हैं इनको एक जगह पे तीन तीन चार चार चीज़ें हैं, इनको आप साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से जो है ये याद हो पाएंगी। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा देने के लिए दक्षिण भारत लेकर आए और वहाँ श्रवण बेलागोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त ने सुलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। जो भद्रबाहु है चंद्रगुप्त मौर्य, ये नेशनल जीके का भी क्वेश्चन हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य समाज के संस्थापक थे, पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को भी मानते थे। जैन धर्म की दीक्षा देने के लिए भद्रबाहु उनको कहाँ ले गए? दक्षिण भारत लेकर गए थे। और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक के जंगल है, जो श्रवण बेलगोला बेलाग्राम या श्रवण बेलगोला इसको बोला जाता है, श्रवण बेलाग्राम भी बोलते हैं, कई कई नाम हो जाते हैं एक जगह के, कर्नाटक में ये पड़ते हैं। वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। तो अगर पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी पद्धति से प्राण त्यागे थे? सुलेखना पद्धति। और ये किस धर्म में मानी जाती थी? जैन धर्म में। और क्या होता था इसमें भाई कि खाना पीना छोड़ के उपवास करके जो अपने शरीर को त्यागना, कुछ भी खाना पीना छोड़ देते थे वो। उसके बाद उनके जो प्राण है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा लगा लीजिए मुश्किल हो जाता है, कुछ भी ना खाएं पिए, उसके बाद वो जब तक जीते हैं देन फिर वो प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मौर्य साम्राज्य तक्षशिला तक फैला हुआ था, अतः हरियाणा भी इसके अंतर्गत आता था। हरियाणा किसके अंतर्गत आता था? तक्षशिला के अंतर्गत, तक्षशिला के आसपास का एरिया आता था और मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो हरियाणा में भी था। अब देख लीजिए मौर्य काल के साक्ष्य जो हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं हरियाणा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके यहाँ से जरूर बन सकते हैं क्वेश्चन। गारंटी तो हम आपको दे नहीं सकते पर कई बार आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अगर समझ में आता आपको, नहीं अगर रटना चाहते तो रट लो, आपकी मर्जी है। एक बार हम आपको समझा देते हैं। इसका एक स्तंभ अभिलेख जो है टोपरा में स्थापित था मौर्य काल का, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली लेकर गया था। टोपरा से उठा के को जो फिरोज शाह तुगलक है वो उसको दिल्ली ले गया था। इसी स्तंभ अभिलेख पर चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण है। जो टोपरा से दिल्ली स्थापित उन्होंने किया था उस पर क्या उत्कीर्ण है? 3 अभिलेख। किसके? चौहान शासक, चौहान वंश भी था ये। विग्रहराज फोर्थ के 3 अभिलेख इसमें उत्कीर्ण है, जिसमें मलेच्छों पर विजय का वर्णन मिलता। अभिलेख क्या होते थे भी? जो प्राचीन काल के राजा होते थे वो जहाँ पर उनकी विजय हो जाती थी वो तो अपनी विजय को क्या करते थे? वहाँ पे लिखाई करवा देते थे, खुदवा देते थे, ताकि वो फिर बरसों बरसों तक बनी रहे और उनकी विजय के गुणगान होते रहे। इन्होंने उनको जीता। ये इस तरह से ये अभी तो आजकल तो मीडिया हो गई है, सबको मतलब
बताते रहते हैं उन्होंने उनको ये इस तरह की हो, पर वो प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे ना, वो ये लगा लीजिए। तो जो भी लेख होते थे उन पर उनकी विजय का वर्णन मिलता था। अशोक द्वारा थानेसर में एक स्तूप का निर्माण भी कराया गया था जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष शामिल हैं। अशोक ने क्या कराया था, थानेसर में भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था, उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष भी शामिल हैं। अभिलेख हैं मौर्यकालीन और अभिलेख देख लीजिए आप। टोपरा अभिलेख हो गया एक, तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था जो रादौर के यमुनानगर जिले में है। और इस अभिलेख में क्या था, 7 अभिलेख अंकित थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रादौर के जो उसमें स्थित है यमुनानगर जिले में, इसमें क्या है 7 अभिलेख अंकित थे। आगे देख लीजिए, हम यहीं से जो मौर्य काल के अभिलेख हैं उनका भी वर्णन कर रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। अब शुद्ध अभिलेख है जो जगाधरी यमुनानगर में है। इसमें एक बच्चे को क्या तख्ती पर एक अनुसर्ग एवं विसर्ग अक्षरों का लेखन करते हुए दिखाया गया है। और इस पे 12 खड़ी भी अंकित है। शुद्ध अभिलेख जो मिलता है जिसमें पूरे भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना का माना गया है। शुद्ध अभिलेख जो जगाधरी यमुनानगर में 12 खड़ी का जो है एक अभिलेख मिलता है। उसके अलावा करनाल अभिलेख, यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। करनाल वाला जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख जो है अपूर्ण है अभी तक, क्योंकि इसके जो कुछ अक्षर हैं उनको ही पढ़ा गया है, बाकी को पढ़ा नहीं गया अभी तक। ठीक है, यह पूर्ण अभिलेख है जो करनाल से प्राप्त हुआ है, खरोष्टी इसकी लिपि है। अब देखिए मौर्यात्र काल मतलब मौर्यों के बाद का, मौर्योत्तर मतलब जो मौर्यों के अंत का काल होता है वो देख लीजिए आप। मौर्य काल का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या जो है शुंग ने की थी, 185 BC में करी थी। बृहदत्त जो थे आखिरी शासक थे मौर्य काल के, इसकी हत्या करती थी शुंग ने। और फिर इसने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, जिसके साक्ष्य शुंगकालीन मूर्तियां शुद्ध जगाधरी यमुनानगर में शुंगकालीन मूर्तियां मिली हैं, वहां से शुंग वंश के जो हैं वे मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और इनसे पहले इंडो ग्रीक आए थे जिनमें राजा डिमेटेरियस था। शुंगों से पहले कौन आया था भारत में, इंडो ग्रीक आए थे, उनका कौन सा राजा था, डिमेटेरियस। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेशनल जीके में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो आपके, पर आपको पता होना चाहिए। और उनका प्रसिद्ध राजा मिनांडर थे। किन के, इंडो ग्रीक के 2 प्रसिद्ध राजा हैं, इनको इतना याद करना आपको, डिमेटेरियस और मिनांडर, जिनका वर्णन मिलिंद पन्हो व में नागसेन व मिनांडर की बातचीत में है। मिलिंद पन्हो नामक बुक है, इसमें नागसेन व मिनांडर की बातचीत है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए शकों के बारे में देख लेते हैं। शकों के प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन थे। शुंग वंश का देख लेना, आपको इतना ही था कि भी शुंग वंश की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, और मौर्यों के बाद कौन दक्षिण भारत में शुंग वंश आया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं भाई। ये मत कहना कि एक बात बता दी और उसका वहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है वहाँ से रिलेट करती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शकों के प्रसिद्ध राजा थे रुद्रदामन। ठीक है, शकों के प्रसिद्ध राजा कौन थे, रुद्रदामन थे। शकों के वंशजों को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने हराया था। शकों के जो वंशज थे, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहाँ के राजा विक्रमादित्य ने उसको हराया था। विक्रमादित्य के बाद उसने क्या कराया था, उनको हराने के बाद विक्रम संवत चलाया था, कैलेंडर चलाया था विक्रम संवत 58 BC। ठीक है, 58 BC में चलाया था विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद। जो किस पर आधारित है, विक्रम संवत कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। और उसके बाद कुषाण वंश आया था जिसकी स्थापना किसने की थी, कन्फिडियस फर्स्ट ने की थी। यह याद रखना भी। कुषाण वंश की कई बातें हम पहले मौर्यों के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं, वैदिक काल में भी डिस्कस कर चुके हैं। कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी, कन्फिडियस ने की थी, और महत्वपूर्ण राजा इसके कनिष्क हुए थे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि योद्धों के साथ उनका कनिष्क का युद्ध हुआ था, ये चीज़ें हमने देखी थी। और फिर कुषाणों की विजय हुई थी, जो ये गणराज्य योद्धा अर्जुनयन जो गणराज्य उनके साथ हमने देखा ना भी पीछे, तो कनिष्क हुए थे। उन्होंने 78 AD में शक संवत चलाया था। जो भी हमारा राष्ट्रीय पंचांग है भारत का, शक संवत याद रखना किसने चलाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा कनिष्क ने चलाया था शक संवत। और कब, 78 AD का मतलब जो है ये ईसा BC हमारा जो ईसा पूर्व होता था, और ये जो ईसा के जन्म के बाद का जो है वो था हमारा ईस्वी में 78 में। ठीक है, शक संवत इसका नाम था। और अभी ये क्या, जो सूर्य पर आधारित है, विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित, शक संवत जो है सूर्य पर आधारित है, और ये हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय पंचांग है। अब देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, हमारे इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के जो हैं खोखरा कोट रोहतक एवं औरंगाबाद भिवानी से मिले हैं, इंडो ग्रीक के।
खोखराकोट रोहतक से मिले हैं और औरंगाबाद भिवानी से। औरंगाबाद हमने पीछे किया क्या था, युद्ध गणराज्यों की जो थी राजधानी थी औरंगाबाद, और खोखराकोट, और वहाँ पे युद्ध गणराज्यों के भी जो मुद्राएं हैं वो भी मिली हैं, ये भी हमने देखा था। ये भी इनके साथ आप एक बार देख लेना, पीछे पीछे ऐसे याद करते चलोगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए। भाई हरियाणा अपितु पूरे भारत के सबसे, हरियाणा नहीं अपितु पूरे भारत के सबसे प्राचीन सिक्के जो हैं पंचमारक हैं। ठीक है, हरियाणा के ही नहीं पंचमारक जो है पूरे भारत के सिक्के, प्राचीन सिक्के पूछ लिया जाए पूरे भारत के तो पंचमारक है। कहाँ से मिले हैं ये? शुद्ध अग्रवाल औरंगाबाद से मिले हैं। ठीक है, और ये 5वीं शताब्दी के हैं, 5वीं शताब्दी के हैं ये। शुद्ध अग्रवाल औरंगाबाद से मिले हैं पंचमारक। ठीक है, इसलिए भी शायद इनको पंचमारक कहते हैं, 5वीं शताब्दी के। पंचमारक हो गया तो 5वीं शताब्दी, इस तरह से आप याद कर लेना। सबसे प्राचीन सिक्के हैं ये पूरे भारत के। कनिष्क प्रथम के सोने के सिक्के मिथाथल से मिले हैं। कनिष्क प्रथम जो था उसके सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिथाथल से। कुषाण कालीन मूर्तियां रोहतक से मिली हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक में है। कुषाण कालीन मूर्तियां रोहतक से मिली हैं और उसका द्वार स्तंभ भी रोहतक में है। और सिक्के मिथाथल भिवानी से मिले हैं। कुषाण काल के सोने के सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं? भिवानी से मिले हैं। पंचमारक सिक्कों में ज़्यादातर चांदी के सिक्के व थोड़े बहुत सोने के सिक्के थे। पंचमारक जो सिक्के हैं उनमें क्या मिले हैं? ज़्यादातर चांदी के मिले हैं, और क्या मिले उनमें जो सोने के सिक्के थे वो बहुत कम थे। ये हमने पढ़ा भाई आपका मौर्यों का काल जो पढ़ा, मौर्यों के बाद शुंग वंश, शकाए, उनका ये रिलेटेड बातें पढ़ी। नेक्स्ट में हम वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे गुप्त काल को। गुप्त काल और पुष्यभूति वंश जो हमारे और हिस्ट्री के जो भी हमारे बचे हुए हैं वो हिस्ट्री को हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो और चीज़ें हमारे हरियाणा में फेमस उनको डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी एक अगली 2 वीडियो में हम इसको डिस्कस करके आपके सामने जो है हिस्ट्री को ख़त्म कर लें, क्योंकि हमारा और भी बहुत सारा पार्ट बचता हुआ है हरियाणा का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, या कोई कमी लग रही है वीडियो में कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको नहीं कुछ भी लग रही क्वेरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज करके बता सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पिछली वीडियो जो हमारी आई हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी अपनी तैयारी आप अच्छे से, अगर भी जहाँ से भी आपको समझ में आता वही पढ़ें, क्योंकि ये हरियाणा जीके और जो कुछ भी है। हाँ, अभी आप ये ना जाएं कि भाई कौन से पब्लिकेशन की बुक लें। कई बच्चों ने पूछा था, पब्लिकेशन कोई भी हो भाई, हमारी हिस्ट्री वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हो गई हमारी हरियाणा की, ये चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। बाकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो ही चेंज होंगी, कुछ करंट अफेयर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। बाकी सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो में करंट वाला भी मिल जाता है। तो भी आप बुक के पीछे ना भाग के फ़िलहाल में जो करंट में आपके पास प्रेजेंट हैं उनमें से ही याद करें, और जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं उनमें अपनी बुक में थोड़ा बहुत आप कर लें चेंज उसको। ठीक है, कुछ नया मटेरियल लेके आएंगे उसमें से पढ़ेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा तो आपके पास जो है 10 बुकों को पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 पार्ट पढ़ना शायद अच्छा रहेगा, आपको अच्छा भी रिवाइज हो जाएगा उसमें से। अभी 10 बार पढ़ने का टाइम तो नहीं है, पर ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।